मोशन, जिसमें से मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करनी है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, या टाइप्स ऑफ फोर्सेस को वापस पलटकर न्यूटन के लॉस के साथ रिलेट करना है। मुझे प्लीज वो कॉपी दिखा दें। जी पुत्र, अभी अभी नहीं, बहुत पीछे जाना है, ये बहुत पीछे है कहीं न्यूटन का थर्ड लॉ, यहां जाएं। आप उस पेज पे तो चले जाना यार, बस उस पेज पे देखते हैं वहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। यू नो व्हाट इज हैपनिंग देयर, आपका जो किधर लिखा थर्ड लॉ, अच्छा जी, हमारे नोट्स में कहीं ना कहीं मुसीबत पता है क्या हुई है। आपको मैंने पहले वो एक हैंडआउट्स दिए थे शायद, ठीक है जी, उन हैंडआउट्स में काफी ऑर्डिनरी वर्जन की चीजें थी, ऑर्डिनरी तरीके से बातें लिखी हुई थी। पहले वहां न्यूटन का फर्स्ट लॉ लिखा होगा, फिर उसके बाद हमने कहीं ना कहीं न्यूटन का सेकेंड लॉ लिखा होगा, फिर हमने क्या किया, न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं लिखा कहीं, क्यों नहीं लिखा, लिखा हुआ है कहीं ना कहीं, जहां कॉन्टैक्ट फोर्स का जिक्र है, जहां टाइप्स ऑफ फोर्सेस में जाए जरा, वहां कहीं शायद क्या लिखा हुआ है जी, कॉन्टैक्ट फोर्स का लिखा हुआ है। उस कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर पता नहीं हमने क्या लिखा है, इट इज अ फोर्स दैट इज डेवलप्ड ड्यू टू द फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर, ठीक है। और हमने वहां क्या कहा, वहां क्या होगा, बेसिकली न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होगा। न्यूटन के थर्ड लॉ की पहली स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, पहली स्टेटमेंट लिखी है, फॉर एवरी एक्शन फोर्स देयर इज क्या, देयर इज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स, ठीक हो गया। उसकी जो पहली एग्जांपल है वो बहुत ही ऑर्डिनरी लेवल की दी गई है। क्या किया गया वहां पे, वहां जो पहली एग्जांपल है वो बहुत ही ज्यादा, ला दो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ले लीजिए। अच्छा जी, सो क्या बात कर रहा था, हाँ जी, अच्छा, तो जो वहां पे आपने पहली एग्जांपल लिखी हुई है, उस पहली एग्जांपल में क्या चल रहा है जनाब साहब, एक ऑब्जेक्ट है जो कि कहां पे रेस्ट कर रहा है, प्लीज बताइए ऑब्जेक्ट कहां पे रेस्ट कर रहा है। एक ऑब्जेक्ट है जो कि टेबल पर रेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है बच्चों, एक ऑब्जेक्ट है जो कि टेबल पे रेस्ट कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। जब उस ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं जिसके साथ लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट रेस्टिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स बेसिकली, एक वो ऑब्जेक्ट खुद है और जिस सरफेस के ऊपर वो पड़ा है, दूसरी चीज वो दूसरा ऑब्जेक्ट वो सरफेस है। एक फोर्स हमने वहां नीचे लगाई हुई है और एक फोर्स हमने वहां ऊपर लगाई हुई है। नीचे वाली फोर्स का को हम कहते हैं वो एक्शन है, ऊपर वाली फोर्स को हम क्या कहते हैं, वो रिएक्शन है। अब मुसीबत यहां पर ये हो रही है कि हम किताब में जाते हैं, अगर हम किताब में चले जाएं तो किताब वाला न्यूटन के थर्ड लॉ को सबसे पहले तो स्टेट कैसे करता है। आई वुड लाइक आप पेज के हेडर पे चले जाएं, टॉपिक को थोड़ा सा चेंज करेंगे जनाब साहब, प्लीज पेज के हेडर पे चले जाइए। वहां से किताब से स्टेटमेंट पढ़ो जी न्यूटन के थर्ड लॉ की। देखिए जी, न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट, न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट, जो पहले लिखा था ना, फॉर एवरी एक्शन फोर्स देयर इज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स, उसके आगे लिखे ओ लेवल, वो जुमला ओ लेवल वर्जन है, जहां लिखा ना फॉर एवरी एक्शन फोर्स देयर इज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स, प्लीज उस जुमले के एंड पे लिखिए ओ लेवल वर्जन। क्या लिखे उसके साथ, कॉल इट ओ लेवल वर्जन, कॉल इट ओ लेवल वर्जन। अब आते हैं पेज के हेडर पर, जहां पे मैं क्या लिखवाऊंगा, जहां पे मैं ए लेवल का वर्जन लिखवाऊंगा। देखें कुछ अगर डेफिनेशन लिखिए, नहीं बस ठीक है, एक काम करें जी, आपने जो पहले वाला जुमला पढ़ा है वो बता दें।
लिखिए जी, states that whenever two objects interact, whenever Newton's third law of motion states that, क्या जी, whenever two objects interact, the forces they exert on each other are equal in size, मतलब equal in magnitude, but opposite in direction. हाँ जी, क्या लिखा मैंने? Newton's third law states that for क्या जी? Whenever two objects interact, the forces they exert on each other are equal in magnitude but opposite in direction. Okay, ये इसका एडवांस लेवल का वर्जन आ गया. मुझे लगता है इससे भी ज्यादा बेहतर वर्जन क्या है? आपने पहले ऑर्डिनरी वर्जन क्या लिखा? फॉर एवरी एक्शन फोर्स देयर इज एन इक्वल बट. ये बहुत ऑर्डिनरी है, इसमें हमें कोई मजीद कैरेक्टरिस्टिक्स वाली जो बात है वो नहीं डेवलप होती. लेकिन अगर मैं ये जुमला लिखूं कि whenever टू ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट करेंगे, ओनली देन क्या होगा? जब ये टू ऑब्जेक्ट्स क्या करेंगे? इंटरैक्ट करेंगे, ओनली देन क्या होगा? द फोर्सेस दे एक्सर्ट ऑन ईच अदर आर व्हाट? इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. ओके, अब अगर आप इस जुमले को फॉलो करते हैं तो इस जुमले में आप 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढेंगे. कितने कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे आपको? यू विल फाइंड 4 कैरेक्टरिस्टिक्स. नंबर 1, टेल मी क्या? पहली तो बात है, 2 ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है. क्या हो रहा है जी? व्हेनेवर, आपने इस बात ही कहां से स्टार्ट की? व्हेनेवर टू ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट, तो इस पूरी सिचुएशन में क्या होना जरूरी है? 2 ऑब्जेक्ट्स का होना जरूरी है. किसका होना जरूरी है जी? 2 ऑब्जेक्ट्स. बल्कि मुझे लगता है कि पेज का हेडर विल नॉट बी इनफ. इट विल नॉट बी इनफ टू एक्सप्लेन दिस फटा. किधर जाना चाहिए? उस पूरे पेज के ऊपर लिखें, वो लेवल की कहानी लिखी हुई है. किधर जाएं? आगे जाएं, कहीं पर जगह ढूंढो भाई कहीं. वैसे पुलिस सिस्टम वाली बात अगर खत्म हो ही जाए तो उसके बाद ही पुलिस सिस्टम के लिए ना कुछ 3-4 सफ़े छोड़ दो यार. पुलिस सिस्टम के लिए क्या करें? 1-2 सफ़े छोड़ दें. मैं बल्कि एग्जैक्टली बता देता हूं कितने सफ़े छोड़ें. तो शीट तो मैंने उसके बाद ज्यादा देनी है, बस 2 पेजेस छोड़ दें यार. पुलिस सिस्टम के लिए 2 पेजेस छोड़ दीजिए प्लीज. 2 पेजेस छोड़ने के बाद क्या करिए? ये हेडिंग दे दें. उधर नहीं पूरी होगी हमारी बात, उधर हमारी बात पूरी नहीं होगी भैया. तो क्या किया जाए? पुलिस सिस्टम के लिए कितने पेजेस छोड़ दिए? 2 पेजेस छोड़ दिए. अगले पेज पे आइए, ये हेडिंग दे दीजिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं जी. यहां से लेक्चर स्टार्ट करो भैया. के फिजिक्स के लेक्चर में हम इस टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे. इसके लिए मैं क्या चाहता हूं, मैं ओ लेवल का वर्जन आपका क्या है? क्या जुमला जी ओ लेवल का? फॉर एवरी एक्शन फोर्स देयर इज इन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स. मैं इस वर्जन को लिखवाना भी नहीं चाहता अभी, ठीक है, क्योंकि इसमें ना कुछ गलतियां हैं. पहली गलती तो है कि यार ये ऑर्डिनरी स्टेटमेंट है और इसमें जितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे मुकम्मल नहीं होते. मैं कौन सी स्टेटमेंट लिखवाना चाहूंगा? जो मैंने भी लिखवाई है वो दोबारा लिखिए. व्हेनेवर टू ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट, यहां पे जाए जी, न्यूटन्स की थर्ड लॉ की स्टेटमेंट लिखिए. व्हेनेवर टू ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट, whenever two objects interact, the what? The forces they exert on each other are what? Are equal in magnitude but क्या? But opposite in direction.
ओके जी, क्या यहां तक किसी को परेशानी है? एक उसका वर्जन ये है, एक और वर्जन भी सुन लीजिए, और वी कैन से दैट, एक वर्जन ये बिल्कुल ठीक है, और एक और जुमला क्या जी, और वी कैन से दैट इफ एन ऑब्जेक्ट ए exerts a force on object B, then the object A, सरासिन एक काम करेंगे, हमदा को बोलिए वो जो किसी डिफरेंट बोर्ड का उसने आंसर देखा है उसकी भी मुझे रिपोर्ट चाहिए, तो उस डिफरेंट बोर्ड वाले ने क्या लिखा हुआ है। If an object A exerts a force on object B, then the object A, if an object A exerts a force on object B, then the object B exerts an equal but opposite force on object A. Hello ji. If an object A exerts a force on object B, then the object B exerts an equal but opposite force on object A. लो जी, ये तुम्हारी दूसरी स्टेटमेंट आ गई। इन दो स्टेटमेंट्स को सुनने के बाद हमें क्या महसूस होता है, बेटा फिजिक्स चल रही है, कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब वन ऑफ द फोर्स इज नोन एज एक्शन एंड द अदर फोर्स इज नोन एज रिएक्शन। यहां हम ये कह सकते हैं जी फोर्सेस एग्जिस्ट एज व्हाट, एज एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। इसको थोड़ा और आसान करने की कोशिश करते हैं, बल्कि आई थिंक आसान करेंगे तो मतलब शायद खो जाएगा, हम इसी स्टेटमेंट को ही कैरी करेंगे। इन दोनों में से कोई भी आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। अगर आप वो एक्शन रिएक्शन के हिसाब से लिखने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि ए लेवल का एग्जामिनर नंबर हमें पूरे नहीं देगा। बात मेरी समझ आ रही कि नहीं आ रही? जैसे नहीं वो फोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं, तो एम इंटू ए क्यों लिखना, सारा ऑर्डिनरी है, ज्यादा बेहतर क्या है रेट ऑफ चेंज, तो वो बेहतर, जो आखिरी लेवल होता है वो सबसे बेहतर लेवल होता है। इसी तरह न्यूटन के थर्ड लॉ में भी एक्शन रिएक्शन वाली बात बहुत ऑर्डिनरी है, उस तरह से नहीं लिखनी चाहिए, डिफाइन नहीं करनी चाहिए। नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में अगर आप बात करते हो, हाँ फिर बेशक आप एक्शन रिएक्शन करते रहें, लेकिन जब हम फिजिक्स की बात करेंगे तो वहां प्योरली वो क्या कहता है, डिफाइन कैसे करें। ऑब्जेक्ट ए एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी एंड द ऑब्जेक्ट बी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए, तब हम क्या करेंगे। अच्छा, ये जुमला लिखना है। अब मुझे इस पूरी कहानी में से सुनाए कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नजर, हेडिंग दीजिए जी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर, ये वाले के काम करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोर्सेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोर्सेस इन न्यूटन्स थर्ड लॉ, हेडिंग दीजिए जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्या, ऑफ द फोर्सेस, characteristics of pair of force, characteristics of the pair of force या forces in Newton's third law। हाँ, वैसे अगर आप यहां एक्शन रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो मुझे एतराज नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिएक्शन या पेयर ऑफ फोर्सेस इन न्यूटन्स थर्ड लॉ। पढ़ो पुत्र जी पहला वाला, नंबर 1। लो जी, दो ऑब्जेक्ट्स का होना जरूरी है, मतलब एक ऑब्जेक्ट ए हो और एक ऑब्जेक्ट बी हो, तो दोनों फोर्सेस अगर एक ए पे लग रही है तो दूसरी फोर्स बी पे लग रही होगी, तो उनका क्या होना जरूरी है, दे एक्ट ऑन, तो पहले कहिए दे एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दे एक्ट ऑन, ये उस पेयर की बात हो रही है कि एक फोर्स ने अगर ए पे एक्ट करना है तो दूसरी ने बी पे, दे एक्ट ऑन different objects। ओके जी, आगे चलें। they are equal in magnitude, फिर they are opposite in direction, they are what, they are
फोर्सेस ऑफ द सेम टाइप। ओके जी, जी जनाब साहब, हमदा मिलिए, दिखाओ। ये चार चीजें लिखने के बाद हम क्या करेंगे? किसकी है ये? सीबीएसई की थी। किधर लिखा हुआ इसने? ये आंसर तो आप देंगे ना? हाँ ठीक। ठीक, ये बोर्ड किस मुल्क का है ये भी मुझे बता देना जरा, चेक करें किस मुल्क का बोर्ड है। सुने जनाब साहब, क्या बात हो रही है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्या? एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेस इन न्यूटन्स थर्ड लॉ की बात हो रही है। मैंने सबसे पहली बात क्या कही कि जनाब साहब, चार बड़ी जरूरी बातें हैं फोर्सेस के लिए। दे एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ये इतना मुश्किल बात, इसका मतलब क्या है? सवाल में कितने ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए? दो। फिर दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये तो सर वो तो एक्शन रिएक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन, ये भी पता है एक्शन रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दे आर फोर्सेस ऑफ द सेम टाइप। ये है वो फड्डा जहां हमारा लास्ट लेक्चर में एक फड्डा चल रहा है, ठीक है जी। उस फड्डे में मैं आपको स्टूडेंट का वर्जन एक्सप्लेन कर देता हूं कि उसने कहा सर एक जिस फोर्स का जिक्र किया गया है उसका नाम है वेट। क्या नाम है जी? वेट, जिसको आप एक्शन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तो उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि जो वेट है वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स है तो उसके रिएक्शन को भी क्या होना चाहिए? उसी टाइप का होना चाहिए। किस टाइप का होना चाहिए बताइए बच्चों, किस टाइप का होना चाहिए? क्योंकि सवाल है, मैं इसको बिल्कुल मानता हूं, बिल्कुल 100% मैं इसको मानता हूं कि सही लिखा हुआ है कि दोनों फोर्सेस की टाइप क्या होनी चाहिए। अगर वन ऑफ द फोर्स इज ग्रेविटेशनल तो जो उसका रिएक्शन है उसको भी क्या होना चाहिए? उसको भी ग्रेविटेशनल होना चाहिए, ठीक है। इफ वन ऑफ द फोर्स इज कॉन्टैक्ट तो उसकी दूसरी फोर्स को भी क्या होना चाहिए? उसकी दूसरी फोर्स को भी कॉन्टैक्ट होना चाहिए, मतलब उसका रिएक्शन भी क्या होना चाहिए। ये नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता? बुशरा जुमला तुम बोलो, क्या नहीं हो सकता? कि एक्शन जो है वो ग्रेविटेशनल हो और रिएक्शन जो है वो कॉन्टैक्ट हो। उनका मुद्दा ये है कि सर ये नहीं हो सकता कि आप एक्शन किसको कहें? ग्रेविटेशनल को कहें, और रिएक्शन किसको कहें? वो कॉन्टैक्ट फोर्स को कहें। ओके, डन हो गया। मैं यहां तक 100% उनकी बात को तस्लीम करता हूं। आपको भी इस बात को समझना पड़ेगा कि सर जी ये जो न्यूटन का थर्ड लॉ है इसमें क्या होना जरूरी है? बिल्कुल दो ऑब्जेक्ट्स का होना जरूरी है, सबको पता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, ये भी सबको पता है। इंडिया, ठीक। अच्छा जी, अब जो अगली बात है वो क्या है? जिधर एक प्रॉब्लम फंसी हुई है, वो प्रॉब्लम क्या है? अब वो प्रॉब्लम नोट्स की हद तक नहीं होनी चाहिए कि उन दोनों फोर्सेस की क्या होना जरूरी है, उनकी टाइप का सेम होना जरूरी है। अग्रीड जनाब, यहां तक किसको मसला जी? इफ वन ऑफ द फोर्स इज ग्रेविटेशनल, इफ द एक्शन इज ग्रेविटेशनल then the reaction must also be gravitational. If the action is electrical, then the reaction should also be electrical. If the action is nuclear, then the reaction should also be nuclear. If the action is magnetic, then the reaction would also be magnetic. If the action is electromagnetic, then the reaction would also be electromagnetic. अब एक मुसीबत है, क्या मैंने इतनी ढेर सारी जो टाइप्स पढ़ी हैं, क्या हम इस टाइप्स के मास्टर हैं? नहीं। तो मैं न्यूक्लियर वाली एग्जांपल्स नहीं दूंगा, मैं इलेक्ट्रिक वाली एग्जांपल्स भी नहीं दूंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाली एग्जांपल्स भी नहीं दूंगा। हम तो दो एग्जांपल्स में ही फंसे हुए हैं। कौन सी? ग्रेविटेशनल में, और हाँ मैं इसको जरूर एग्जांपल दूंगा, मैं ये वाली एग्जांपल आपको जरूर देने की कोशिश करूंगा। और बजाय इसके कि मैं उसकी एग्जांपल दूं, मैं बुशरा से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो किताब में एक जमीन बनी हुई है उसके ऊपर एक बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है। एक बात मैं तुम्हें बता दूं, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च ऑफ माय असिस्टेंट्स, आधे बोर्ड्स ने ए आंसर लिखा हुआ है और आधे बोर्ड्स ने डी आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं शायद तुम्हारी तरफ भी इंक्लाइंड हो सकता हूं, तुमने अपने मुद्दे से हटना नहीं है, उसी पे कायम रहना, लेकिन मुझे तुमने डायग्राम एक्सप्लेन करनी है।
बुक पे एक डायग्राम बनी हुई है। अच्छा वैसे मैं आपको बता दूं, आधे बोर्ड्स ने सेम सवाल का आंसर ए लिखा हुआ है और आधे बोर्ड्स ने सेम सवाल का आंसर डी लिखा हुआ है। अभी हम इस बात को डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि कैम्ब्रिज ने क्या आंसर लिखा हुआ है, हम अपने लेक्चर को दोबारा वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। बुशरा आप मुझे बस वो डायग्राम एक्सप्लेन कर दो। एक डायग्राम बनी हुई है उनकी किताब के अंदर, नहीं, जस्ट डायग्राम जो बनी हो डायग्राम समझाएं, कुछ भी नहीं पढ़ना वहां क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। ये अर्थ बनी है, अर्थ पर एक बंदा खड़ा है। आप समझाएं, बंदे के सेंटर से अर्थ की तरफ एक फोर्स है। इस फोर्स का नाम क्या है? देखो वेट लिखा है, जहां अर्थ बनी है और सेंटर से नीचे अर्थ की तरफ एक एरो बना है, क्या उसने उसको वेट कहा है? नहीं कहा। तो जो उसने कहा है वो बताओ। चलो ठीक है जी, तो हम इसको वेट नहीं कह रहे जनाब, क्या कह रहे हैं इसको हम? इस वक्त मैं इसको क्या कहूंगा? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ व्हाट ऑन व्हाट? ऑफ अर्थ ऑन द मैन। ठीक है, किसको मसला इस बात से? इसके इधर एक फोर्स बनी हुई है, यहां क्या लिखा है? यहां वेट लिखा है, यहां भी वेट नहीं लिखा। इसको उसने वेट नहीं बोली, ये बात याद रखनी है आपने। उसने कहा जी वेट के चक्कर से निकलना है, वेट के चक्कर से निकलना है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन द मैन या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मैन ड्यू टू अर्थ, ये क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ क्या? ऑफ मैन ऑन द, आपकी इतला के लिए अर्ज सबसे पहली तो यह है कि जितनी फोर्स से अर्थ आपको नीचे खींच रही है उतनी ही फोर्स से आप भी अर्थ को ऊपर खींच रहे हैं। उसका बहुत मुश्किल फॉर्मूला है Gm/m/d²। उसका बहुत आसान फॉर्मूला क्या है? m/g। अब m/g ओ लेवल है, Gm/m/d² A2 लेवल है। नहीं करनी मैंने बात दोनों के बारे में, मैं उसको वेट का नाम ही नहीं देना चाहता। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, ये ग्रेविटेशनल, ये जो एरो है, इस एरो की नेचर को आप क्या कह रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कह रहे हैं। इस एरो की नेचर को भी आप क्या कह रहे हैं? इस जमीन और ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटी की फोर्स है। जमीन ऑब्जेक्ट को नीचे खींचती है, ऑब्जेक्ट जमीन को ऊपर खींचता है। तो ए को क्या कह दूं? अब आप देखें, क्या ये आर दे एक्टिंग ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स? ये दो एरोज हैं। दिस एरो इज एक्टिंग ऑन द मैन, नहीं दिस एरो, दिस इज ऑफ अर्थ है ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑन क्या है? ऑन द मैन है ड्यू टू, या ये अंग्रेजी हो गया कि ऑफ अर्थ ऑन मैन। आई होप पहला वाला ठीक था, ऑफ अर्थ ऑन मैन। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ क्या? अर्थ ऑन द क्या? ऑन द मैन। किसको मसला इस बात से भाई? और ये क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मैन ऑन द अर्थ। ये इन पे चार कैरेक्टरिस्टिक्स लगाए जी। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों एरोज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर। ये एरो आपने स्टार्ट किया है मैन के सेंटर से, ये एरो आपने स्टार्ट किया है अर्थ के सेंटर से। तो दो एरोज हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर, इक्विवेलेंट मैग्नीट्यूड है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, सेम टाइप। यस, व्हाट इज दिस टाइप? व्हाट इज दिस टाइप? इक्वल। बात खत्म होगी। ओके, कुछ और एरोज भी बने हैं इधर ही सेम ड्राइंग पर। क्या बना हुआ है? और कहां है एरो? इधर एक ऐसे एरो बना हुआ है, एक एरो ऊपर बना हुआ है, ऐसे बने, सही है? या दोनों इधर बने हुए? मैंने भी एक ऊपर एक नीचे बनाया है, पॉइंट किधर है उसका? सेम ड्राइंग पर उसने दो और फोर्सेस बनाई, मुझे दिखाइए किस पॉइंट पे बनी हुई। मुझे बस वो एरो लगवा दें प्लीज, कि मैं पहला एरो किधर लगाऊं? कि जमीन से ऊपर, फिर दूसरा इधर से नीचे, जमीन से नीचे। ओके, सेम ड्राइंग है भाई। अब यहां क्या हो गया ये समझाओ जरा। व्हाट इज दिस? ये ऊपर वाली कौन है?
contact force of what on what? This is contact force of earth on the man. ठीक, ये क्या है? कहता है जी उसी सिचुएशन में, अब ये पता कौन सी सिचुएशन, ये वाला पॉइंट है, कौन सा वाला पॉइंट? जहां पे इसका क्या हो रहा है, जमीन के साथ कांटेक्ट आ रहा है ना, वहां पर उसने क्या किया, उस कांटेक्ट से एक फोर्स ऊपर ड्रॉ कर दी है और उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक फोर्स नीचे ड्रॉ कर दी। ऊपर वाली को क्या बोला है? कांटेक्ट फोर्स ऑफ द अर्थ ऑन द मैन। नीचे वाली को क्या बोला है? कांटेक्ट फोर्स ऑफ द मैन ऑन द अर्थ। ये दोनों आपस में क्या है? क्या ये दो ऑब्जेक्ट्स पे लग रही हैं? ऑफ अर्थ ऑन द मैन, ऑफ मैन ऑन द अर्थ, दो ऑब्जेक्ट्स आ गए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड भी हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन भी हैं, एंड ये दोनों आपस में सेम टाइप की भी हैं। मतलब अब क्या होगा सर, इफ यू थिंक व्हाट इज दिस, इफ यू थिंक दिस इज द एक्शन, देन इस एक्शन का रिएक्शन कौन है? इस एक्शन का ये रिएक्शन है। क्या है जनाब? उस एक्शन का कौन रिएक्शन है? ये रिएक्शन। एंड इफ यू थिंक इनमें से कौन एक्शन है? अगर आप कहते हैं जी कांटेक्ट फोर्स ऑफ द मैन ऑन द अर्थ, इफ यू थिंक दिस इज द एक्शन, देन व्हाट इज दिस? दिस इज द रिएक्शन। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? एनीवन? कोई भी हाथ खड़ा कर दे जी। पुत्र उसको नहीं पुत्र, इधर आ जाओ, छोड़ो उसको, मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं ये पढ़ा रहा हूं। मैंने जमीन बनाई है, जमीन के सरफेस के ऊपर एक बंदा खड़ा कर दिया है, बंदे को खड़ा करके उधर ही मैंने 4 एरोज बना दिए। कितने एरोज बना दी? 4। ब्लैक एरोज 2 हैं, ग्रीन एरोज 2 हैं। ब्लैक एरोज में ब्लैक वाले का पहला एरो बनाता हूं मैं इस बंदे के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे, टू शो ये कौन सी फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है कि एक ऑब्जेक्ट के कहां से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे एक्ट हो रही है। और दूसरी फोर्स कैसे बनाता हूं? जमीन के सेंटर से ऊपर की तरफ। क्या ये भी बताने के लिए कि जमीन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर वाली फोर्स, ये भी ग्रेविटेशनल, ये भी ग्रेविटेशनल। दिस इज ऑफ अर्थ ऑन द मैन, मतलब या ऑन द मैन ड्यू टू अर्थ, दिस इज ऑन द अर्थ ड्यू टू मैन। दोनों का इक्वल नेचर, मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट डायरेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इन दोनों की टाइप भी सेम है, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन जब मैं कहां जाता हूं, जब मैं इसके ना इस लेवल पर पहुंचता हूं, किस लेवल पर? जहां पर ये जमीन के साथ क्या कर रहा है, यहां पर इस बंदा खड़ा है, जमीन के साथ इसका क्या हो रहा है? कांटेक्ट हो रहा है। इस कांटेक्ट पे जब आप आते हैं तो इस कांटेक्ट पे एक फोर्स नीचे है, एक फोर्स ऊपर है। एंड यू नो व्हाट, नीचे वाली का नाम भी क्या है? कांटेक्ट नाम है। ऊपर वाली का नाम भी क्या है? नीचे वाली है कांटेक्ट फोर्स ऑफ क्या? ऑफ द मैन ऑन द अर्थ। ऊपर वाली क्या है? कांटेक्ट फोर्स ऑफ द अर्थ ऑन द मैन। इधर मैंने इसको एक्शन किया कि इसको रिएक्शन क्या दिया, वैसे मैं इसको एक्शन किया कि इसको भी रिएक्शन कैसे। इधर मैंने इसको एक्शन किया कि इसको, और यहां मैं इसको एक्शन किया कि इसको भी रिएक्शन कैसे था। एक सिचुएशन है और उस एक सिचुएशन में कितने एक्शन रिएक्शन है? 2। कितने? There are 2 pairs. There is not one pair. There is what? There are 2 pairs. समझने वाली बात है। अगर आप इसको एक्शन कहते हैं तो, अगर आप इसको एक्शन कहते हैं तो चलो डन हो गया। अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल, बल्कि बुशरा से एक सवाल। बुशरा, वेट कौन है? कौन सा पहले वाला? मतलब इसको W कर दो। ओके, इसको क्या बोलूं? इसको भी W बोल दें। इसको क्या बोलूं? हाँ, अच्छा, इसकी वैल्यू कैसे निकालूं? mg। इसकी वैल्यू कैसे निकालूं? यहां तक किसी को एतराज है भाई? ठीक है, अब हम फंसेंगे कहीं। इसको क्या सिंबल दूं? R। इसको क्या सिंबल दूं? R। इसकी वैल्यू कैसे निकालूं? कुछ तो वैल्यू होगी इसकी।
वेट के बराबर होगी। अरे वाह, उसका जवाब कैसे निकालूंगा? mg। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? वेट के बराबर होगी। उसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा? लो जी, अब एक नई मुसीबत है, वेट है कौन? कुछ पेपरों ने कहा आंसर कौन है? ए है। कुछ ने कहा आंसर कौन है? जिसने कहा आंसर ए है उसने बुशरा का आर्ग्यूमेंट पकड़ा। क्या? कौन सा? कि मैं समझता हूं कि वेट कौन है। उसने रिपोर्ट में क्या लिखा? उन्होंने कहा भाईजान वेट कौन होता है? बुशरा बताएं वेट कौन होता है? वेट तो ग्रेविटेशनल होता है। क्या होता है? वेट तो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। अगर एक्शन ग्रेविटेशनल है तो रिएक्शन भी किसको होना चाहिए? उन्होंने कहा भाईजान रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल को होना चाहिए। तो उसने आंसर किसको बोल दिया? ए को। किसी को एतराज है नहीं? उनको वो आंसर पसंद भी आता है, समझ भी आता है जी। नहीं, वो मैं बाद में जाऊंगा, उधर मैं बाद में जाता हूं। मैं भी इस सिचुएशन को एक्सप्लेन कर दूं। उधर आंसर बेटा मैंने चेक किया, ए भी आंसर है, डी भी आंसर है, कभी ए कभी डी है। उस कंफ्यूजन को मैं मजीद एक्सप्लोर करूंगा कैम्ब्रिज के किसी ऑफिशियल को डायरेक्ट भेजकर। अभी तक मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं वो नतीजा है कि कुछ जगह पे आंसर है, कुछ जगह पे आंसर डी है। मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं और मुझे पता है क्यों आंसर ए भी है, क्यों आंसर डी भी है। ठीक है, आई नो कि दोनों आंसर्स क्यों ठीक हैं। ठीक है, आज मैं चलो उसको ये रिस्पेक्ट दूंगा कि उसको मैं ये नहीं डांटूंगा कि तुम गलत फंसे हुए हो, उसका आंसर ए एक्सेप्टेबल है, उसको नंबर मिलेगा। जिसने ए पे टिक मारा हुआ है, ठीक है, मैं उसको नंबर दूंगा जी। ए वाले को भी नंबर दूंगा और डी वाले को भी नंबर दूंगा। तो आज कम से कम वो थोड़ा सा एक स्टेप हम आगे जाते हैं। लेकिन मैं उसको एक बात, मैं लास्ट लेक्चर में भी उसकी इस बात से खिलाफ नहीं था कि जनाब साहब आपका आर्ग्यूमेंट गलत है। आई वाज टोटली एग्रीड कि जनाब साहब आर्ग्यूमेंट ठीक है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का रिएक्शन कौन होना चाहिए? ग्रेविटेशनल ही होना चाहिए। लेकिन वो तो तब होना चाहिए कि जब उसने कहा हो कि पहली वाली फोर्स ग्रेविटेशनल है। अगर मुझे 100% श्योर होता कि वो ग्रेविटेशनल को एक्शन कहता है तो मैं रिएक्शन में भी क्या रखता? ग्रेविटेशनल ही रखता। और अगर मुझे श्योर होता कि वो कांटेक्ट को ग्रेविटेशनल, कांटेक्ट को एक्शन कह रहा है तो मैं रिएक्शन भी कांटेक्ट को रखता। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? सवाल में फटा क्या हो गया? सवाल में फटा ही हो गया, उसने ना ग्रेविटेशनल बोला ना कांटेक्ट बोला, उसने वेट बोला। सवाल वाले ने क्या बोला था? वेट बोला। जब सवाल वाले ने वेट बोला तो क्या मुसीबत हो गई? और एक और मुसीबत भी हो गई, वो ये सवाल था भी नहीं। वो किधर था? वो सवाल टेबल पर आ गया। खैर बार मैं भी उस सवाल तक नहीं जाने देता, मैं पहले इसका मसला हल कर दूं। इधर एक मसला फंसा हुआ है, इधर एक मसला फंसा हुआ है, वेट है कौन? पहले उसको मैं हल कर दूं। हाँ जी, चलो वो तो मानते ना, वो तो मानते। इसका क्या करूं भाई? इसको मैं कैसे कहूं कि ये वेट नहीं है? इसको मैं कैसे कहूं कि ये वेट ऑफ द मैन नहीं है, ये m/g नहीं है? मुसीबत ये है जब आप ग्रेविटेशनल कहेंगे तो ब्लैक वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, जब आप कांटेक्ट करेंगे तो कौन सा कॉन्सेप्ट चलेगा जी? ग्रीन वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। बेटा जी जब आप वेट कहेंगे ना तो क्या होगा? दोनों कॉन्सेप्ट चलेंगे। क्यों? बिकॉज आप वेट का जो प्रिसाइज मतलब निकाल रहे हैं, क्या प्रिसाइज? कि वो ग्रेविटेशनल ही है सर। क्या है वो तो ग्रेविटेशनल ही है। यहां जाके थोड़ा सा हमारा फड्डा होगा। अब आप वेट का मतलब क्या निकालेंगे? एक बंदा कहेगा सर इट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द मैन। क्या? आपकी इतला के लिए इट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द अर्थ, वो भी ठीक है। ये भी प्योरली वेट है, ये भी प्योरली। तो एक तो मसला हमारा और इंप्रूव हो गया। सर सिर्फ ये वेट नहीं है, सिर्फ ये वेट नहीं है। कौन वेट है? ये भी वेट है, ये भी। अब ये किसका वेट है? ये किसका वेट है? ये किसका वेट है? तो ये किसका वेट है? अर्थ का वेट है, बंदे का ही वेट है। मतलब मेरे जेस्चर पे ना जाओ, कॉन्सेप्ट पे जाओ भाई। बंदे का वेट है। आर यू सीरियसली श्योर? सेम है तो मैं इसको कहूं एरो लगा हुआ है जमीन के ऊपर, कहूं वेट बंदे का ही है। मेरा दिमाग है कि क्या है? तो मैं भी तो यही कह रहा हूं। माय डिबेट इज टोटली न्यू डिबेट। सवाल से निकल गया हूं मैंने डिबेट ही चेंज कर दी। मेरी डिबेट क्या भैया? डिबेट ये चल रही है कि वेट कहना किसको है, क्योंकि मसला हम इधर ही फंसे हुए थे ना कि वेट किसको कहना है जी। हैं
आसान नहीं करना है काम को मुश्किल करना। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो नहीं कहा क्या अनइक्वल है, मैं तो कह रहा हूं वेट, मैं तो असल नाम वेट है ही नहीं, मैं ये समझाना चाहता हूं नाम असल में वेट, असल में नाम क्या है? असल में तो नाम ग्रेविटेशनल फोर्स है, या नाम क्या है? या नाम कांटेक्ट फोर्स है। या सवाल काला है या सवाल सब्ज है, ठीक है। ये सवाल रेड हो गया है, ये रेड किस खुशी में हो गया है? और अगर सवाल रेड हो गया है तो बेटा जी ऊपर वाला भी वेट है, नीचे वाला भी वेट है, इधर वाला भी वेट है, उधर सब के सब वेट है फिर, लेकिन सब के सब वेट असल में नहीं है, ठीक है। यहां से हमारी एएस लेवल की ना लिमिट खत्म हो जाती है। यहां से आगे हम किधर जाएंगे? यहां से आगे हम A2 में चले जाएंगे कि सर जी जब हम दो ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं जी कि सूरज है और ये जमीन है, सूरज और जमीन के बीच में एक फोर्स है, कौन सी? ग्रेविटेशनल है। सूरज जमीन को खींचता है, जमीन सूरज को खींचती है। ना सूरज जमीन के करीब जाता है ना जमीन सूरज के करीब जाती है। हाँ, उसके चक्कर में क्या डेवलप होता है? एक कोई सेंट्रीपिटल कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, मैं उसमें भी नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतनी बात जरूर करूंगा कि सर जी व्हाट इज हैपनिंग, एक बंदा इधर खींच रहा है, दूसरा बंदा, मैं इस एग्जांपल से चेंज कर रहा हूं अपनी एग्जांपल को, याद रखिए मैं अभी भी इस जगह पे रेड वाले के हक में नहीं हूं। इसका नतीजा निकालेंगे हम अभी कि कौन वेट है, अभी भी हम किसी क्लैरिटी तक नहीं पहुंचे कि वेट कहें किसको, और अगर हमने वेट कह दिया तो फिर वो वेट होगा किसका? वेट होगा किसका? ये बहुत बड़ा जवाब है। भी इसके लिए मैं सवाल चेंज कर रहा हूं। मैं सवाल क्या चेंज कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं जी ये अर्थ है, ये मून है, ओके। अब अगर एक अर्थ है और एक मून है, प्लीज टेल मी इसको क्या कहूं? ये कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन क्या? ऑन अर्थ बाय द मून। ये क्या है? ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन क्या? ऑन द मून बाय द अर्थ। किसी को मसला है? अच्छा, इसको क्या बोलूं? एक्शन। इसको क्या बोलूं? क्यों? दो ऑब्जेक्ट्स का जिक्र हो रहा है, पहला क्राइटेरिया था डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है ना, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, फिर इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल है, ऑपोजिट है, सेम टाइप, टाइप क्या है? सेम है साहब। तो एक एक्शन हो गया, दूसरा सवाल किधर फंसेगा? वेट कौन है? किसका? दोनों का। ठीक है, समझ आ रहा है? कोई मसला है ना? एक मसला है ना बच्चों, क्या मसला है? जवाब नहीं पता, मैं मसला पता है। मसले का नाम बताएं। कश्मीर मसला है, इसका कोई हल नहीं है पुत्र जी। कितने साल हो गए? आगे कितने चलेंगे? और 75। अब वो तो अल्लाह को पता है कि आगे कितने चलेंगे, लेकिन एक ऐसा मसला है कि हम कहते हैं हमारा है, वो कहते हैं हमारा है, फिर बंदूक डिसाइड करती है कि कहां पे किसकी बंदूक है। कुछ जगह ऐसी है जहां हमारी बंदूक चलती है, वो हमारा है, जहां पे उनकी बंदूक चलती है वो। वैसे जिनकी जमीन है उनसे ही पूछ लें किसकी बंदूक चाहिए उनको, वो कहते हैं दोनों खड़े में जाओ, हमें बंदूक दे दो, हम अपने आप को खुद संभाल लें। हाँ जी, कोई बात। कुछ कश्मीरी ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान के साथ होना चाहते हैं, और कुछ पांडे ऐसे भी हैं जो कहाँ जाना चाहते हैं, वो अपना मुल्क बनाना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो इंडियंस हैं, अपने आप को इंडियन कहते हैं। पागल, कोई बात नहीं, मैं इस सियासत में नहीं जाऊंगा। वापस आना चाहता हूँ, मेरा मसला आपसे यह है, जरूरी तो नहीं कि हर सवाल का जवाब ही क्रिएट करना है। आप कहें सर जी आपने नाम रख दिया है ग्रेविटेशनल इसका, नाम रख दिया है ग्रेविटेशनल उसका, इसको बोल दिया है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन क्या? अर्थ बाय द क्या? मून। उसको बोल दिया ऑन क्या? मून बाय क्या? अर्थ। एक को बोल दिया एक्शन, दूसरे को बोल दिए। अब वेट क्यों कहना चाहते हैं? वेट का नाम क्यों रखना है आपने? वेट का नाम रखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हाँ, अनलेस और अनटिल सवाल वाला कुछ मस्ती करे तो, अदरवाइज आप इसमें से ना इसको वेट बोलेंगे ना उसको वेट बोलेंगे।
वेट तो लफ्ज ही गलत लफ्ज है, ठीक है। अगर हम बिल्कुल प्योर फिजिक्स में जाएंगे फिर मैं वेट का ही बड़ा फर्क कर दूंगा। मेरे ना इस ड्राइंग में वेट है ना इस ड्राइंग में वेट है भाई। उधर ब्लैक वाले काम मानना, फोर्सेस का नाम क्या है? ग्रेविटेशनल्स। हाँ, चूंकि टच हो गए हैं तो टच होने के बाद नाम क्या आ गए? कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है जी। तो कॉन्टैक्ट के हिसाब से अलग एक्शन रिएक्शन पेयर बनता है। एक ही सिचुएशन में कितने एक्शन रिएक्शन पेयर है? 2 एक्शन रिएक्शन पेयर हैं। इसलिए मुसीबत क्या हुई उस सवाल में भी? क्या हुआ? एक ही वक्त में 2 एक्शन रिएक्शन पेयर हो गए। और एक बच्चे ने कहा जी मैं तो उसको ग्रेविटेशनल के तौर पे ट्रीट करूंगा, तो उसने कहा जी आंसर ए ही हो सकता है, डी तो हो ही नहीं सकता। दूसरे ने क्या कहा? मान लेता हूं तुम्हारी बात, लेकिन चूंकि मैं किसको डिफेंड करूंगा? मैं कैम्ब्रिज को डिफेंड करूंगा। तो कैम्ब्रिज में आंसर उसने क्या लिखा हुआ है, ठीक है, उस हिसाब से चलने की कोशिश करूंगा। अब आता हूं इस बात की तरफ कि मैं डिफेंड कर किसको रहा था? मैं सीबीएसई को डिफेंड कर रहा था। सीबीएसई इंडियन बोर्ड है। इंडियंस कह रहे हैं आंसर डी है। कैम्ब्रिज वाले क्या कह रहे हैं? आंसर ए है। ओ लेवल में क्या कह रहे हैं? आंसर डी है। सेम सवाल ओ लेवल में भी है, वहां कह रहे हैं आंसर डी है। सेम सवाल ए लेवल में है, वहां कह रहे हैं आंसर ए है। सेम सवाल सीबीएसई में है, वहां कह रहे हैं आंसर डी है। और सब कुछ जवाब देते हैं अपनी रिपोर्ट में कि यार हम इस तरह से सोचेंगे, कुछ जवाब देते हैं कि भाई हम इस तरह से सोचेंगे। और मुझे देखें, वैसे आपको पता है मुझे कोई इंडियंस खास पसंद नहीं, ठीक, लेकिन जब इल्म की बात होती है ना बेटा, तो दुश्मनी किधर करनी चाहिए? परे, ठीक है जी। दुश्मनी करनी चाहिए खड़े में। जस्ट नॉट जस्ट बिकॉज दे आर इंडियंस और मैं कहूँ यार तुम गलत कह रहे हो। आपको भी पता होना चाहिए, मुझे भी पता होना चाहिए, हम से बहुत पहले वो चांद पे जा चुके हैं, ठीक है जी। जो वो कह रहे हैं कुछ उनकी भी मीनिंग को मुझे रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है। मैं उनको बिल्कुल स्ट्रेट अवे गलत नहीं कर सकता हूँ। उनका आर्ग्यूमेंट मैं खुद उस आर्ग्यूमेंट को कैरी करता रहा हूँ। तो आज के लेक्चर में सिर्फ ये पता करने से, मैंने वैसे पता उनसे करा लिया कि सीबीएसई कहाँ का बोर्ड है। अगर वो इंडियन बोर्ड भी है तो मैं उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता हूँ। इल्म है, उनका अपना मखसूस इल्म है, वो किस सिचुएशन के हिसाब से सवाल पढ़ रहे हैं, मैं आप कैम्ब्रिज वाले किस सिचुएशन के हिसाब से सवाल पढ़ रहे हैं, और मैं अभी उनसे आगे ईमेल वगैरह पे रब्ता करूंगा कि भाई अगली सिचुएशन मैंने किसको फॉलो करनी है। कुछ तुमने तब्दील होना है कि मैंने तब्दील होना है, ये तुम सवाल के वर्ड को थोड़ा सा और क्लियर करोगे। तुम सवाल में इतनी बड़ी एम्बिग्यूटी रखोगे कि आधी दुनिया क्या कहेगी कि नहीं यार हमें तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स, ये जो वेट है, ये वेट कौन है? इट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स ऑफ द बुक ऑन द टेबल। तो इसके रिएक्शन में मुझे क्या बोलना चाहिए? द कॉन्टैक्ट फोर्स ऑफ द टेबल ऑन द बुक बोलना चाहिए। और आधी दुनिया क्या कहती है? कहती है सर जी वेट का मतलब ही ग्रेविटेशनल होता है, वेट का मतलब ही। तो आप जवाब में ग्रेविटेशनल रिएक्शन ही पुट करें, आप जवाब में कॉन्टैक्ट को रिएक्शन पुट ना करें। लेकिन आप, मैं क्या कह रहा हूं, मैं आधी उस दुनिया को भी सही समझता हूं, मैं आधी इस दुनिया को भी सही समझता हूं। क्या हो रहा है बच्चों, प्लीज गौर से जरा समझने की कोशिश कीजिए। वहां तो सिचुएशन ही है, यहां क्या है? यहां एक ही सिचुएशन है, 2 क्यों नहीं है? 2 इस सवाल में 2 क्यों नहीं है? कॉन्टैक्ट नहीं है सर। क्या नहीं है? कॉन्टैक्ट नहीं है। तो अगर कॉन्टैक्ट नहीं है तो क्या होगा? है जी, अगर कॉन्टैक्ट नहीं है तो सर जी फिर वो कॉन्टैक्ट वाला एक्शन रिएक्शन नहीं होगा, सिर्फ कौन सा एक्शन रिएक्शन है? ग्रेविटेशनल वाला एक्शन रिएक्शन होगा। अच्छा वैसे एक और बात बताऊं, एक और सिचुएशन बताता हूं। एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में क्या है? कौन सी? सिर्फ इनके बीच में ग्रेविटेशनल भी होती है। इनके बीच में क्या होती है भाई? बल्कि एक काम करता हूं, एक प्रोटॉन है, एक और भी प्रोटॉन है विद इन द न्यूक्लियस। क्या है? 3 एक्शन रिएक्शन के पेयर हैं। कितने? 3 एक्शन रिएक्शन के पेयर होंगे। कौन से? ड्यू टू देयर मैसेस देयर विल बी सम ग्रेविटेशनल, इसका उस पे उसका इस पे, ठीक है। तो किसको वेट कहूंगा? किसी को वेट नहीं कहूंगा भाई, मैं इसको भी ग्रेविटेशनल उसको भी ग्रेविटेशनल ही कहूंगा कि इसने उसको ग्रेविटी के हिसाब से खींचा, उसने इसको ग्रेविटी के हिसाब से खींचा, क्या रिपेल किया, खैर जो भी किया। इलेक्ट्रिकली क्या होगा यहां? एक्शन रिएक्शन। कौन सा एक्शन रिएक्शन? ग्रेविटेशनल। न्यूक्लियर तरीके से क्या होगा? न्यूक्लियर, बल्कि एक न्यूक्लियर को छोड़ें, गलत बोला मैंने पहले। ग्रेविटेशनल तरीके से तो जो भी है ये अट्रैक्ट ही करेंगे।
ग्रेविटेशनली एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट ही करेंगे। ये एक्शन आ गया। इलेक्ट्रिकली एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अच्छा, न्यूक्लियर तरीके से क्या करेंगे, उधर भी अट्रैक्ट ही करेंगे। ठीक है, तो फिर एक और भी क्या आ जाएगा, एक और एक्शन रिएक्शन ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो डिपेंड करता है। लेकिन एक बात बड़ी कंफर्म हो गई है, इनका मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिकल वाले का मैग्नीट्यूड और ग्रेविटेशनल वाले का मैग्नीट्यूड ऑल टुगेदर डिफरेंट है। तो मेरा फड्डा होगा ही नहीं। वो एक्शन इलेक्ट्रिकल को कहेगा तो मैं रिएक्शन भी इलेक्ट्रिकल को कहूंगा, वो एक्शन ग्रेविटेशनल को कहेगा तो मैं रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल को कहूंगा, वो एक्शन न्यूक्लियर को कहेगा तो मैं रिएक्शन भी न्यूक्लियर को कहूंगा। लेकिन क्यों? बिकॉज यहां ये सवाल पैदा हो सकता है कि सर जी इसको एक्शन कर लें, इसको रिएक्शन कर लें, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? ये दोनों की नेचर इलेक्ट्रिकल है, इन दोनों का आपस में मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है, इसके बराबर नहीं हो सकता। लेकिन अच्छा, इन दोनों में ये एक्शन रिएक्शन है, इनका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हो सकता है, इसके बराबर क्यों? सारे इलेक्ट्रिकल फोर्स के फार्मूले कुछ और होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स के फार्मूले कुछ और होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के फार्मूले कुछ और होते हैं। तो यहां फड्डा डेवलप नहीं होगा, लेकिन यहां फड्डा डेवलप हो गई होगा। क्यों जी? नहीं पढ़ रहा पुत्र में, इधर आए। यहां फड्डा हो गई होगा। क्यों फड्डा होगा? सर जी इसका फॉर्मूला भी मैं mg से निकालूंगा, इसका जवाब भी मैं mg से निकालूंगा, इसका जवाब भी मैं mg से निकालूंगा, इसका जवाब भी मैं mg से निकालूंगा। मतलब जब सबके जवाब एक ही जितने होंगे, फिर मैं इसका नाम या तो ये पूरा अंग्रेजी लिखूं या एक्शन बोल दूं, या पूरी अंग्रेजी लिखूं रिएक्शन बोल दूं, इधर पूरी अंग्रेजी लिखूं रिएक्शन बोल दूं, इधर पूरी अंग्रेजी लिखूं एक्शन बोल दूं, या फिर अब मैं क्या करूं, कोई और नाम रखूं। क्या नाम रखूं? वेट के खाते में जाऊंगा तो ये भी वेट है, फिर ये भी वेट है। तो वेट ऑफ द इफ व्हाट, इफ सवाल क्या है? अब आए सवाल की तरफ। इफ व्हाट, इफ वेट ऑफ द बुक इज द एक्शन। अब आप किस को कहते हैं कि दिस इज वेट ऑफ द बुक? देन इफ, अगर आप वेट का रिएक्शन ढूंढने चाहते हैं तो फिर तो बेटा लफ्ज वेट ही होना चाहिए। इफ द वेट ऑफ द बुक इज द एक्शन, देन वेट ऑफ द अर्थ इज द रिएक्शन। है, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। ऐसी तो अंग्रेजी नहीं लिखी उसने, किधर लिखी है? नहीं नहीं नहीं, उसने कहा वेट ऑफ द बुक इज द एक्शन। आप इसको कहते हैं सर इट इज द वेट ऑफ द बुक, तो फिर मैं इसको क्या बोलूं? वेट ऑफ द अर्थ। मैं तो ऐसे करूंगा ना, वेट ऑफ द बुक अगर एक्शन है तो क्या उसने वेट ऑफ द अर्थ लिखा है? नहीं ना। तो इसका मतलब उसके सवाल में वेट के डबल मीनिंग है। ठीक है, वेट ये भी है और वेट बच्चों ये भी है। बस ये मुसीबत है, सिर्फ वेट ये भी है और वेट ये भी है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा क्लियर कर दे, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द बुक इज द एक्शन, तो यकीन जानिए मैं क्या करूंगा, इसी को रिएक्शन कहूंगा। मैं एक लम्हे के लिए भी कोई दूसरा आर्ग्यूमेंट नहीं दूंगा। और अगर उसने क्या कर दिया, द कॉन्टैक्ट फोर्स का जिक्र कर दिया, तो मैं एक लम्हे के लिए भी इधर नहीं जाऊंगा, मैं इसके जवाब में इसकी तरफ चला जाऊंगा। इस वक्त सिर्फ मुसीबत क्या हो रही है कि मेरा ये एरो भी वेट ही कहला रहा है, इसका जवाब भी मैं mg से ही निकालूंगा, ये वाला एरो भी वेट ही कहला रहा है, मैं इसका जवाब भी mg से ही निकालूंगा। ठीक है जी पुत्र? वेट फंडामेंटली कुछ भी नहीं है, फंडामेंटली ग्रेविटेशनल फंडामेंटल फोर्स होती है। मुझे सवाल आपको समझ आ गया? आप मेरे जवाब को समझिए कि वेट तो फंडामेंटल फोर्स ही नहीं है, फिर कांटेक्ट क्या है? अगर आपने वेट को कहना फंडामेंटली ग्रेविटेशनल है, तो फिर कांटेक्ट फंडामेंटली क्या है? हाँ नहीं, फिर टेंशन फंडामेंटली क्या है? खैर मैं इसके फंडामेंटल नेचर्स पर अभी नहीं आपको परेशान करना चाहता। हाँ, हम जिस तरह से बचपन से पढ़ रहे हैं काफी हद तक ग्रेविटेशनल के करीब है। काफी हद तक वेट का मतलब जो आपने निकाला है वही है। ठीक है कि सर यही वेट है, लेकिन हमारे बचपन का मतलब है वेट ये है, वेट ये भी है, वेट ये भी है। ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, इन सम केसेस जो, बल्कि अब आता हूं सवाल की तरफ। अब डायग्राम को चेंज करूं, ये नोट्स की डायग्राम आ गई,
इसके बाद डायग्राम नंबर 2 क्या बना दें, ये वाली बना दें, ठीक है जी पुत्र। हाँ हाँ हाँ, वो तो हमारी मर्जी है, जिस मर्जी का एक्शन का है, मतलब हमें लगता है एक्शन पहले होता है रिएक्शन बाद में होता है, दोनों साइमल्टेनियस हैं, मतलब इसमें पहले और बाद की बात ही नहीं है, दोनों खींच रहे हैं, मतलब जिस लम्हे उसको अर्थ ने नीचे खींचा उसी लम्हे उसने अर्थ को ऊपर खींच दिया, ठीक है। जिस लम्हे अर्थ मून को खींच रहा है उसी लम्हे में मून अर्थ को भी खींच रहा है। तो जिस मर्जी को एक्शन कहें, जिस मर्जी को रिएक्शन कहें, एक को एक्शन कह दें दूसरे को रिएक्शन कह दें, ठीक है। खैर अब मैं जाना चाहता हूं आपके किधर जी, अब मैं जाना चाहता हूं आपके क्या बोलते हैं किधर जी, सवाल की तरफ। अब मैं चाहता हूं सवाल के वर्ड्स जरा अदा किए जाएं, मेरे पास भी होगा एक पेपर। Newton's third law of motion is often summarized as every action force has an equal and opposite reaction. And you know what is this? You can काट दीजिए इस लाइन को, मतलब ये उसने एक ऑर्डिनरी स्टेटमेंट दी हुई है, मुझे इससे ज्यादा बेहतर स्टेटमेंट्स आती हैं। कौन सी वाली? Whenever two objects interact, क्या? Whenever two objects interact, तो क्या होता है? They exert force on each other, कैसे? That are equal in magnitude but okay जी, okay. अब पहली लाइन काट दें, उसमें से कुछ और निकालना मैंने, काट दें। अब आए दूसरी लाइन पर, a book rests on a table। कौन सी ड्राइंग बनाऊं? टेबल वाली, टेबल बनाऊंगा, और क्या बनाऊंगा? बुक बनाऊंगा। सवाल ने कहा है अर्थ बनाओ, हाँ जी, सवाल ने कहा है अर्थ बनाओ, नहीं बनाऊंगा। सवाल ने कहा है कि क्या बनाओ? अब बुक रेस्ट ऑन द टेबल, बना दी, ठीक। विच टू ऑब्जेक्ट्स आर इंटरैक्टिंग? बुक एंड टेबल। विच टू ऑब्जेक्ट्स आर इंटरैक्टिंग? देयर इज ओनली वन आर्गुमेंट दैट शी कैन प्रेजेंट। सर आप स्पेस में थोड़ी सवाल करेंगे, सवाल किधर है? टेबल के नीचे अर्थ है ना, ठीक है, मुझे सवाल वाला नहीं कह रहा तू अर्थ ढूंढ, अनलेस फाइनल में उसकी ऑप्शन में जाऊंगा। हाँ, जब उसका ABCD पढ़ूंगा ना, फिर मुझे लगेगा हाँ यार जमीन का भी इन्वॉल्वमेंट है। इनिशियली सवाल ने मुझे क्या कहा, क्या ड्रॉ कर, सवाल ने क्या कहा, क्या ड्रॉ करूं? पहली लाइन ड्रॉ तो नहीं करनी, पहली लाइन लॉ था, मुझे समझ आ गया, लॉ का अच्छा वाला वर्जन भी समझ आ गया, लॉ का एंड वाला वर्जन भी समझ आ गया, दिमाग में आ गया। अब कहते हैं बुक रेस्ट ऑन अ टेबल, मैंने बुक बना दी, टेबल बना दिया। व्हाट इज दिस? बुक। व्हाट इज दिस? टेबल। ओके डन। नाउ दे एक्ट ऑन, मतलब जिन फोर्सेस की बात हो रही है उन फोर्सेस का क्या होना जरूरी है, बताओ जी। दे शुड एक्ट ऑन, जो फोर्सेस है ना वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगनी चाहिए, ओके। अब क्या सिचुएशन है, इधर कोई क्या करूं, कांटेक्ट फोर्स बनाऊं, बुक का और टेबल का क्या है, कांटेक्ट है, यहां है कि नहीं है? तो इधर से क्या करूं, एक ऊपर और इधर से ही एक नीचे, क्या कर दूं जी, इधर से ही एक नीचे क्या कर दिया जाए, है ये भी कांटेक्ट फोर्स है ये भी, इसका नाम पूरा क्या रखूं, कांटेक्ट फोर्स ऑफ, बल्कि नहीं ऑन, क्या ऑन द बुक, आगे बाय द टेबल, ओके। व्हाट इज दिस? दिस इज कांटेक्ट फोर्स on the table by the book, okay। किसको एक्शन कहूं, किसको रिएक्शन कहूं? If I say this is the action, this is क्या, this is the reaction, okay। Now you know what, जिसने आंसर डी लिखा है उसने क्या किया है, उसने बेटा जी अर्थ को बीच में इन्वॉल्व ही नहीं किया। उसने कहा यार ये बुक और टेबल दे आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, व्हाट आर दे डूइंग? उसने कहा पहला कैरेक्टर है, दे एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, देयर आर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, बुक एंड द टेबल, डन हो गया। उधर फोर्सेस हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, सिर्फ यहां फंसी हुई है बात, किधर? फोर्सेस ऑफ द
सेम टाइप में। अगर आप इस बात की जिद लगा लेंगे कि सर जी जो नीचे की तरफ जो ये है ना कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन द टेबल बाय द बुक, इसको मैं वेट नहीं मानता, तो आप डी पर कभी भी नहीं जाएंगे, आप ए को ही टिक मारेंगे। और अगर आप ये कहते हैं सर जी कॉन्टैक्ट फोर्स को भी असल में उसका फॉर्मूला भी वेट से ही उसका जवाब भी वेट से ही निकलता है, मैं उसको भी वेट मान सकता हूं, उसको भी क्या कह सकता हूं मैं इस सिचुएशन में, किसको वेट? चलें काम करते हैं। सवाल था, अब बुक रेस्ट ऑन टेबल मैंने बना दी, बुक बना दी, टेबल बना दिया, नॉर्मल नोट्स बना दिए। इफ द वेट ऑफ द बुक इज द एक्शन फोर्स, इफ द व्हाट, हालांकि ये वर्ड आपको समझ आ गया ना कि एम्बिगुअस हो रहा है, ज्यादा बेहतर क्या होना चाहिए? इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से बोलेगा तो मैं जवाब सीधे सीधे उसको दे दूंगा, इफ द कॉन्टैक्ट फोर्स के हिसाब से बोलेगा तो भी मैं जवाब उसको सीधे सीधे दे दूंगा। अब वो कहता है इफ द वेट ऑफ द बुक इज द एक्शन फोर्स। अब मुसीबत यह है, वेट ऑफ द बुक को जब आप एक्शन बोलते हैं तो अब दो परेशानियां हैं। अब एक आर्गुमेंट आता है, सर वेट को तो मैं ड्रॉ करूंगा कहां से? वो तो मैं सेंटर ऑफ द बुक से नीचे की तरफ ड्रॉ करूंगा। अच्छा लो जी, मैं उसको यहां से ड्रॉ करूंगा। अच्छा, तो कहेंगे सर जी अगर मैंने इसको वेट बोलना है, अगर किसको वेट बोलना है? इसी को वेट बोलना है, तो क्या होगा जनाब साहब? है जी, फिर मैं कहूंगा सर ये तो मैंने सेंटर ऑफ द बुक से ड्रॉ किया है। अब अगर मैंने सेंटर ऑफ द बुक से ड्रॉ किया है, अगर मैं इसको वेट कह रहा हूं तो किधर? तो जमीन नीचे पूरी बनानी पड़ेगी। क्या बनाना पड़ेगा? अर्थ बनानी पड़ेगी, और अर्थ के सेंटर से एक ऊपर की तरफ एरो लगाना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं सर मैंने इस सेंटर से, वैसे तो ये लाइन भी इसी, ये भी लाइन है, सेम लाइन है, सेम लाइन में फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन हमने कहीं पढ़ा हुआ है कि हम वेट कहां से ड्रॉ करते हैं, और वो भी असल में नहीं होता, वो जस्ट अज्यूम्ड टू बी एक्टिंग होता है। वो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ना, वो असल पॉइंट, जैसे हम क्या करते हैं, वेट अपेयर्स टू बी एक्टिंग देयर। तो अगर हम वहां से नीचे ड्रॉ करें, फिर यहाँ के इसके सेंटर से यहाँ ऊपर ड्रॉ करें, इसको अगर वेट बोलें तो फिर क्या होगा? फिर ये रिएक्शन होगा। भाई ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही बच्चों? ठीक है जी महाराज। बेटा ऑप्शंस में आ गया ना अर्थ। काश के इतना आसान होता तो लड़ाई क्यों होती? जब ऑप्शन में आ गया है तो सिचुएशन में है। मैंने इनिशियली जब सवाल पढ़ा तो मैंने नहीं उसको अर्थ को ड्रॉ करने की कोशिश की, उसने वेट को एक्शन बोला, तब उसने वेट का जिक्र किया है, तो मुझे पता है, मैंने ओ लेवल में यही पढ़ा है कि वेट ग्रेविटेशनल होता है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द सेंटर ऑफ द अर्थ एक्ट करता है। तो मुझे तो वेट ड्रॉ अगर करना है ना, तो मुझे अर्थ भी ड्रॉ करनी पड़ेगी है। अब वो सवाल तो छोड़ देंगे ना, मैं सिर्फ स्पेसिफिकली इस सवाल की बात करूंगा। मुझे मालूम है कि अर्थ के ऊपर ही पड़ा होगा, टेबल जो है वो बुक टेबल पर है, टेबल अर्थ पर ही होगी। ठीक है, वैसे ये बड़े कमाल की बात है यार, ये वैसे एक और बड़ा जोरदार आर्ग्यूमेंट है कि सर ये बुक अगर टेबल पे पड़ी है तो कहाँ लिखा है कि टेबल अर्थ पे पड़ा है? कहाँ लिखा है टेबल मून पे पड़ा है? कुछ भी नहीं लिखा। वो कहते सर टेबल मून पे लगा लें आप, तो अर्थ को तो बीच में वैसे ही निकाल दें। वो कहते अर्थ स्पेस में है, मतलब सॉरी टेबल और क्या, टेबल और बुक स्पेस में है, तो स्पेस में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी की ग्रेविटी होगी। किसकी? क्या वो जरूरी अर्थ की ग्रेविटी हो? क्या पता वो, लेकिन खैर बार हम इतनी अजम्पशन में किधर जा रहे हैं, हमें पता है जमीन पर पड़ा है यार। ओ भाई हम जमीन पे रहते हैं, इसलिए चांद पे रहता तो चांद पे होते, वो बड़ा कैटेगरी के लिए आते हैं, जहां कुछ नहीं लिखा वो जमीन पर ही हो रहा है जी। अच्छा नहीं नहीं अब नहीं करेंगे, वो सही है, मैं उसको जितना जवाब देना था मैं दे चुका हूं कि हम क्या करेंगे, जमीन पर ही सवाल है, वो हम ऐसे खेल रहे हैं सवाल के साथ। सर ये क्या बात हुई, सवाल में अर्थ कैसे करेंगे, तो आगे नहीं जी पुत्र। हाँ करेगा, दोबारा बोलिए।
वो वाली जो वेट है वो तो पहले ही काट देगी ना, मतलब ऊपर और नीचे की इक्वल हो जाएगी। तो एंड में वो जो सिर्फ बुक की बात करें कि जब बुक रेस्ट ऑन द टेबल, फिर तो एंड सिर्फ कॉन्टेक्ट हो। नहीं, पूछे क्यों? मैं आज ना दोनों आंसर्स को ठीक कह रहा हूँ। मेरा उस दिन का आर्ग्यूमेंट सिर्फ किसको ठीक कह रहा था? डी को ठीक कह रहा था। मैं आज किसको ठीक कह रहा हूँ? मैं ए को भी ठीक कह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक समझता हूँ, और डी को भी उतना ही ठीक समझता हूँ। आप जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, अगर मैं कहूँ वेट ऑफ द बुक, तो क्या मैं इस पूरी चीज को वेट ऑफ द बुक नहीं कहता? मतलब ये वाला एरो वेट ऑफ द बुक नहीं है? वेट ऑफ द बुक तो उसमें तो टेबल का लेना देना कोई नहीं ना। क्या मैं इस पूरे को नहीं कह सकता ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द बुक ऑन द अर्थ? तो क्या होगा? तो जमीन पर टेबल का भी वेट होगा? होगा, बिल्कुल दोनों का होगा। हाँ, पड़ी हुई है। हाँ, उनका अपना टेबल का अपना भी वजन है, बिल्कुल है। तो बुक का भी वजन है। तो टेबल के वजन को सवाल वाले ने डिस्कस ही नहीं किया। जो आप कह रहे हैं कि टेबल का वजन इज ऑन द अर्थ, सुनो यार, टेबल का वजन इज ऑन द अर्थ, बिल्कुल होगा, लेकिन सवाल वाला उसको एक्शन का हिस्सा नहीं बना रहा। टांगे हैं, टांगों से एक रिएक्शन मिलेगा उसको, ठीक है। किस वाले वेट को? अच्छा चले, पता है क्या है मुसीबत? ये है कि हमें ना डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे सवाल सॉल्व करने हैं। क्या करना होता है? हमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे सवाल सॉल्व करना है। मिसाल के तौर पे हमें या तो सवाल सॉल्व करना है ऑन द सरफेस ऑफ द बुक, या हमें सवाल सॉल्व करना है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, या हमें सवाल सॉल्व करना है किसी भी एक पॉइंट से, किसी भी पॉइंट को लेकर। मुझे आपका जो सवाल है, मुझे लगता है कि आप कहना ही चाहते हैं, तो मुझे करेक्ट कीजिएगा इफ आई एम रॉन्ग, कि सर पहले बुक है, बुक का वजन आ गया, उस हिसाब से तो बेटा तीन के निजाम है। फिर अब तीसरी सिचुएशन भी आ गई है। पहली सिचुएशन क्या है? इस सरफेस पर एक्शन रिएक्शन, वो कौन है? प्लीज गौर से सुनना है मकदाद। हम एक सवाल की किसी और डायमेंशन में चले गए हैं। एक बात आपको बता दूं, थोड़ी सी की गलती है। वो गलती इसमें है कि किसको इक्वेट करना है, किसको नहीं। इस सरफेस पर एक नीचे कांटेक्ट फोर्स है, एक ये और ये हो गई, ठीक है। इस पॉइंट से अगर नीचे आप इसको वेट कहते हैं, तो इस पर्टिकुलर वेट, इस बुक के बेशक टेबल है या नहीं है, हवा है, स्पेस है, जो भी है, टेबल को इग्नोर भी अगर आप थोड़ी देर करते हैं, तो यहां से नीचे की तरफ जो एक्शन है ना, एक वेट है बुक का, उसके एक रिएक्शन ये भी मौजूद है। बेशक ये दोनों कांटेक्ट में हो या ना हो, उसके एक रिएक्शन ये भी है। अब एक तीसरी सिचुएशन है, यहां पे इस जगह पर क्या हो रहा है? इस जगह पर एक कांटेक्ट डेवलप हुआ है। किसका कांटेक्ट डेवलप हुआ है? टेबल का और जमीन का डेवलप हुआ है। यहां पर भी क्या सिचुएशन चल रही है? इस कांटेक्ट पर एक डाउनवर्ड फोर्स है और एक अपवर्ड फोर्स है। बेसिकली इसका नाम क्या रखूं? नहीं, असल नाम बताएं। कांटेक्ट फोर्स ऑफ द पूरा सिस्टम ऑन द अर्थ, इसका कांटेक्ट फोर्स ऑफ द अर्थ ऑन द सिस्टम। अब ये दोनों भी इसको एक को एक्शन कह दो, एक को रिएक्शन कह दो, लेकिन इनकी नेचर आपस में क्या है? दोनों की नेचर क्या है? कांटेक्ट है। हाँ, वैल्यू उसकी कितनी है? 15 न्यूटन। क्यों? इसमें से टेबल और बुक दोनों का वजन आ गया, बुक का 5 और टेबल का 10, तो 15 न्यूटन। इसका ये रिएक्शन कितना है? 15 न्यूटन। इन दोनों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं किसकी? अगर आप यहां कांटेक्ट फोर्स नीचे लगाते हैं, वो भी 5 न्यूटन वेट के बराबर होगा। ये कांटेक्ट फोर्स, ये भी 5 न्यूटन वेट के बराबर होगा। यहां से अगर आप एक अपवर्ड एरो लगाते हैं, किसका रिएक्शन मेंशन करने के लिए? बुक के वेट का, प्योरली ग्रेविटेशनल फोर्स का रिएक्शन मेंशन करने के लिए। ये 5 न्यूटन, तो ये भी कितना होगा? ये भी 5 न्यूटन होगा। तो आप जो मुझे कह रहे हैं 15-15 न्यूटन, में तो वैसे ही बैलेंस्ड है, वो अपने हिसाब से बैलेंस्ड है। एक इधर से बैलेंस हो जाता है, एक इधर से बैलेंस हो जाता है। खैर, एक और बात बताऊं, वन मोर लास्ट एग्जांपल, मुझे लगता है उससे थोड़ा सा और क्लियर होएगा। कराई भी पहले कहीं ना कहीं। सुनो जी, इस एग्जांपल पे, लास्ट एग्जांपल, प्लीज लेट मी एक्सप्लेन दिस, उसके बाद आपका सवाल। ये क्या है? ये क्या है? ऑब्जेक्ट है।
ये दोनों ने एक दूसरे को क्या किया हुआ है, पकड़ा हुआ है। स्प्रिंग ने ऑब्जेक्ट को यहां से पकड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन आप यहां पे फोर्सेस कौन सी ड्रॉ करते हैं? वैसे एक सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। यहां क्या ड्रॉ करते हैं? वेट। यहां क्या ड्रॉ करते हैं? टेंशन। अब एक छोटा सा सवाल है आपसे भाई, कैन आई से दिस इज एक्शन? ओनली इफ आई से this is the force exerted by the object on the spring. Can I say this is the action? Only if I say this is the force exerted by the spring on the, but if I say this is weight, its nature is something else. If I say it's tension, its nature is something. तो अगर उन नेचरों के हिसाब से जाएंगे हम, तो हमारा यहाँ पे एक्शन रिएक्शन अप्लाई नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, ये एक्शन जरूर है। किस खाते में? ये एरो, इस एरो का नाम क्या रखें? फोर्स exerted by why? By what? By the object on the spring. इस खाते में इसका पक्का नाम क्या है? एक्शन। What is this? Force exerted by the spring on the, इस अंग्रेजी में इसका पक्का मतलब क्या है? रिएक्शन। यहां तो इसमें तो मुझे कोई डाउट नहीं है। डाउट पता किधर आएगा? जब आप कहेंगे सर जी इसकी वैल्यू निकालें कहां से? वेट इज इक्वल टू mg से। इसकी वैल्यू निकालें टेंशन से, टेंशन इज इक्वल टू कहां से? k इंटू ई से। ठीक है जी पुत्र। ये सवाल में थर्ड लॉ समराइज किया हुआ है। हमारे पास डिटेल्ड वर्जन है, दो ऑब्जेक्ट्स की बात की है, या एक ऑब्जेक्ट ए होगा या एक बी होगा। सवाल में उसने बुक रेस्ट ऑन अ टेबल बोला है, मुझे दो ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं। जवाब में सी आ गया, हमारा ऑब्जेक्ट सी जो कह रहा है, अर्थ भी आ गया। आपकी आर्ग्यूमेंट इस हद तक ठीक है कि ऑब्जेक्ट्स दो हैं, लेकिन इस आर्ग्यूमेंट में एक छोटी सी कमी है। जो फोर्स इन्वॉल्व की गई है उसका नाम क्या है? अगर उसको कांटेक्ट कहे ना बेटा, तो जिंदगी खुदा की कसम आसान है, खत्म है सवाल। उसने मुसीबत डाली कहाँ है, प्लीज इसको अंडरस्टैंड करें। मैं आज क्यों कह रहा हूं कि उसका जवाब भी ठीक है, क्योंकि अगर आप इस सिचुएशन देखें ना, यहां क्या हो रहा है? दो ही ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन एक्शन रिएक्शन के कितने पेयर हैं? मतलब चार फोर्सेस हैं, मैंने अलग अलग कि ग्रेविटेशनल के हिसाब से अलग एक्शन रिएक्शन है। उसी जगह पर उसी फोर्स को मैं कांटेक्ट भी कह रहा हूं, उस हिसाब से अलग एक्शन रिएक्शन है। लो जी, इस एग्जांपल में आते हैं। वही मसला मैंने यहां भी क्रिएट कर दिया। अब ये असल मसला है, इसको जो समझेगा काम खत्म हो जाएगा। इसको कैसे समझूं? नाम आपने क्या रखा? बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द स्प्रिंग। इसको क्या रखा? इस अंग्रेजी के ऊपर तो न्यूटन का थर्ड लॉ 100% अप्लाई होता है। तो एक एक्शन हो गया, दूसरा। लेकिन अगर मैं कहूं नहीं सर, आप तो कहते थे ये वेट है, वो टेंशन है, इसको क्या कहते थे? उसको क्या कहते थे? ये निकालते थे कैसे? mg निकालते थे कैसे? ये होती है ग्रेविटेशनल, वो क्या होती है? क्या बोलते हैं उसको? सर वो तो कोई इलास्टिक टाइप, कोई अंदर की कोई इंटरनल किस्म की फोर्स है। फिर मैं इसको एक्शन रिएक्शन कहूं तो फिर क्या करूं? अगर वो कह दे इन दिस सिचुएशन, अब अगर वो क्या कहते, सुनिएगा बड़ी गौर से बात। इन दिस सिचुएशन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज क्या? इज द एक्शन। देन व्हाट इज द रिएक्शन? पुल ऑफ द व्हाट? Can't I say कि tension in the spring is the reaction? फिर फटा होगा, दो आंसर्स आएंगे। क्या होगा? क्या होगा जी? चूंकि अब उसने फिर क्लियर ही नहीं किया। क्या क्लियर नहीं कर रहा कि भाई वो वेट में क्या किसको रहा हूं, सवाल में क्या डालेगा वो? हालांकि मुझे पता है ये एक्शन है, वो रिएक्शन है। दो, वही बात है, सवाल में जिक्र किसका होगा? दो ऑब्जेक्ट्स का। किन ऑब्जेक्ट्स का? मतलब स्प्रिंग और ऑब्जेक्ट का। स्प्रिंग ऑब्जेक्ट को नीचे खींच रहा होगा, सॉरी ऑब्जेक्ट स्प्रिंग को नीचे और स्प्रिंग ऑब्जेक्ट को ऊपर खींच रहा होगा। तो मुझे पता है नीचे वाले को मैं एक्शन कहूंगा, ऊपर वाले को रिएक्शन कहूंगा। या फिर एक फटा क्या क्रिएट होने वाला है, या अगर उसने क्या अंग्रेजी रखी, अगर तो अंग्रेजी रखी ये वाली, क्या? फोर्स exerted by the object on the spring
इज द एक्शन. व्हाट इज द एक्शन? टेंशन नहीं, नाम क्या लिखूंगा? देन क्या? देन फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज द. अच्छा, अगर वो कहे नहीं नहीं नहीं, इफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ ऑन द इज द एक्शन, फिर क्या रिएक्शन होगा? बड़ा ऑब्वियस, फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द, बड़ा सिंपल हो गया. लेकिन अगर वो क्या कह दे, वेट इज द एक्शन, व्हाट इज रिएक्शन? अनफॉर्चुनेटली टेंशन. जो आप कह रहे हैं वो भी कि सर आप इसमें अर्थ को भी इन्वॉल्व करें. कब इन्वॉल्व करें? सवाल में तो नहीं होगा. कब होगा? जब वो लफ्ज वेट बोल देगा तो मैं नीचे जमीन भी ड्रॉ कर दूंगा. अच्छा, मैं नीचे जमीन भी ड्रॉ कर दूंगा तो मैं इस सवाल में भी क्या करूंगा? अभी मैं इधर भी कहूंगा भाई एक एक्शन रिएक्शन पेयर इधर है और इधर जमीन भी है. जमीन के सेंटर से भी एक ऊपर एरो आता है, ठीक है, वो भी इसका कौन है? वो भी इसका रिएक्शन है. तो ये भी एक्शन रिएक्शन है और ये भी एक्शन रिएक्शन है. तो सवाल को क्लियर करना चाहिए कि वो किन दो ऑब्जेक्ट्स की बात करता है, और जिन दो ऑब्जेक्ट्स की बात करता है फिर वो फोर्स का नाम वो इतना कंट्रोवर्शियल नाम क्यों यूज कर देता है. ठीक है, तो सवाल में एक प्रॉब्लम है. मैं समझता हूं ए वाले को भी नंबर मिलने चाहिए और डी वाले को भी नंबर मिलने चाहिए. अब इसकी मजीद क्लैरिटी कैसे आएगी? मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा या रिसर्च करना पड़ेगा, या जिन्होंने सिलेबस डिजाइन किया है उनके कहीं ना कहीं मथे लगना पड़ेगा. जब उनके मथे लगेंगे तो कुछ ना कुछ उनसे जवाब निकलेगा. अरीबा योर क्वेश्चन. बच्चों भी लेक्चर खत्म नहीं हुआ यार, सबर करो. जी अरीबा, ठीक है जी. नहीं जाएंगे. कहाँ जाना है? डीप स्पेस में नहीं जा सकते, मैं नहीं जा सकता. मैं पहले ही बहुत डीप जा चुका हूं जी. सवाल की ऑप्शंस में लिखा हुआ है ना यार. नहीं होगा. सवाल में अपनी लिमिटेड सवाल है, मैं उसकी गिवन ऑप्शंस के अंदर ही रहूंगा ना. देखिए बच्चों, एक बात सुनिए. देखें, मैं ही आपको लास्ट लेक्चर पढ़ा रहा था और मैं ही फंस गया था एक टॉपिक पे जाकर कि जनाब साहब बुक इज रेस्टिंग ऑन द टेबल. बुक टेबल पे पड़ा है भाई, तो मैं बुक देखूंगा, टेबल देखूंगा, मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं देखूंगा. ऐसे ही है. इसलिए मैंने कहा जी आंसर मैं क्या समझता हूं, मैं डी ही समझता हूं. लेकिन उस बच्चे के आर्ग्यूमेंट में एक वजन है. सर जी अगर बुक और टेबल ही देखनी है तो फिर नाम उसका कॉन्टैक्ट रखें ना. क्या नाम रखें? कॉन्टैक्ट फोर्स ऑफ बुक ऑन द टेबल, कॉन्टैक्ट फोर्स ऑफ टेबल ऑन द बुक. बात खत्म करें. तो फिर तो आंसर कंफर्म डी है, उसको भी कोई डाउट नहीं होगा. मुसीबत किधर है? सवाल में है बुक और टेबल, लेकिन उसने किसका एक्शन कहा? किसको? वेट को. और वेट के प्योर मीनिंग में जाऊं तो प्योर मीनिंग में ग्रेविटी आती है. तो जब ग्रेविटी में जाऊंगा तो ग्रेविटी में उस ऑब्जेक्ट का जमीन के साथ, ये जो भी प्लेनेट है, जिस प्लेनेट का भी सवाल में जिक्र है या जिस प्लेनेट का भी जवाब में जिक्र है, उसी के साथ ताल्लुक होगा ना. अगर जवाब में उसने अर्थ को लिख दिया है तो इसका मतलब प्लेनेट अर्थ की सिचुएशन को दे ले वो. मतलब मैं इसमें ये इतना रफड़ तो नहीं डालूंगा कि सर ये नहीं सवाल में तुम बताओ कि तुम अर्थ की स्पेस में मौजूद हो. ये मैं रफड़ नहीं डालूंगा. मैं क्या करूंगा, मुझे सिर्फ क्या हो रहा है, बुक एंड द टेबल को सिर्फ देखूं तो दे लीड मी टू ऑप्शन डी ओनली, कि बुक एंड टेबल आर टू ऑब्जेक्ट्स, एक नीचे एक ऊपर. वो लेकिन वो प्योरली कौन है? कॉन्टैक्ट वाले हैं. वेट के लफ्ज में जाऊं तो लफ्ज मुझे क्या कंफ्यूज करता है, यार ये लफ्ज तो ग्रेविटी से मिलता जुलता है, तो नेचर ग्रेविटेशनल होगी. तो ग्रेविटेशनल अगर एक्शन होगा तो रिएक्शन भी क्या होना चाहिए? ग्रेविटेशनल होना चाहिए. अब जब मैं उस सिचुएशन को ड्रॉ करता हूं तो मुझे इस वक्त मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको सिखाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये सवाल रिपीट नहीं होगा भाई. ठीक है कि भाई आप नहीं सर हमने ए लिखना है कि डी लिखना है, सवाल रिपीट नहीं होगा. क्या रिपीट होगा? इधर आ जाए. आई थिंक जैसे जैसे वो आगे जाता है उसको अपने वर्ड्स को थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए कि यार इसमें और किस आर्ग्यूमेंट को वो बनाएगा. कहीं ना कहीं कुछ मसला हुआ होगा. ऑल्टरनेट मार्क स्कीम्स भी होंगी, मैं उनको भी देखूंगा क्या करना है क्या नहीं करना. लेकिन जब आप इधर जाते हैं, इधर सब कुछ क्लियर हो जाता है कि मैंने इसका नाम भी क्या रख दिया. तो अगर मैं इसको वेट कहता हूं तो इसका रिएक्शन ये है. मैंने इसका नाम भी क्या रख दिया, तो फिर इसके मैं इसको क्या कहता हूं? रिएक्शन. चूंकि दो एरोज असल में ड्रॉ किधर ड्रॉ हुए हैं, ये दोनों एरोज भी असल में इधर ही ड्रॉ हुए हैं. लेकिन हाँ मैंने वहां ड्रॉ नहीं किए हैं, अलग दिखाने के लिए. क्या कॉन्टैक्ट फोर्स इधर थोड़ी ड्रॉ हो रही है, वो भी ड्रॉ किधर हो रही है? इसी लाइन में ड्रॉ हो रही है ना, और इन्हीं जितनी ड्रॉ हो रही है. इस वाले का एरो कितना लंबा होगा? इसी जितना होगा. इसका एरो कितना लंबा होगा? इसी जितना होगा.
बात समझ आई कि नहीं? लेकिन इनकी नेचर्स क्या है? ग्रेविटेशनल, इनकी नेचर्स क्या है? कांटेक्ट। ग्रेविटेशनल के हिसाब से ये दोनों जवाब आपस में एक्शन रिएक्शन है, कांटेक्ट के हिसाब से ये दोनों एक्शन रिएक्शन है, वेट के हिसाब से कौन एक्शन कौन रिएक्शन है, यहाँ कंफ्यूजन है। अगर आप ग्रेविटेशनल को ही वेट मानेंगे तो पुत्र फिर आप इसी को रिएक्शन मानेंगे। और अगर आप कहते हैं सर इसकी ये भी तो असल में वही है, ये भी तो असल में अगर जमीन पर पड़ा होता तो फिर तो ठीक है, ज्यादा प्रेफरेंस इसको मिलती, क्योंकि आप बंदा किधर खड़ा है? टेबल पे खड़ा है, तो टेबल के साथ जो उसका कांटेक्ट फोर्स है वो पहले उसकी बात पहले होगी और बाकी बात। अच्छा वैसे एक और बात भी है, स्प्रिंग वाली सिचुएशन में अगर आप जाएं तो ना, मेरी बात खत्म तो होनी दिया करो, उसके बाद आप ही इस सवाल को लगाऊं 2 दिनों से, मेरी बात तो खत्म होनी। इस पॉइंट पे जब आप एक्शन रिएक्शन देखते हो तो ऑब्जेक्ट और अच्छा इस पॉइंट पर आ जाओ, ये ऊपर क्या है नीचे क्या है? स्प्रिंग सीलिंग को क्या कर रहे हैं? किधर? सीलिंग स्प्रिंग को क्या कर रही है? इधर भी तो एक एक्शन रिएक्शन है, क्या है? और अगर आप स्प्रिंग को बीच में से इग्नोर ही कर दें तो इधर और इधर भी तो एक क्या है? यू रिमेंबर हमने कोई एक इक्विलिब्रियम इधर है, एक इक्विलिब्रियम इधर है, एक इक्विलिब्रियम ये भी तो है। मसला समझ आ रहा है कि ये तो सवाल डिसाइड करेगा आप किस जगह पे खड़े हो भाई, आप किस एग्जैक्ट पॉइंट की बात कर रहे हो। यहां आता है W इक्वल्स T, यहां आता है T इक्वल्स R, ओवरऑल क्या आता है? W इक्वल्स R। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, हर बार फटा तो है, फटे में मैं तो इस वक्त इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आप किस बात को अंडरस्टैंड करें, सवाल को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें, इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें। ये 3 बातें इतनी मुश्किल नहीं है। किस बात में आपको फंसना चाहिए, जिस बात में वो फंसे में आप भी फंसे। आपकी क्लास का बच्चा है, सही किसी पॉइंट पे वो रुक गया जाकर कि सर मैंने तो कहीं पढ़ा है क्या कि जो 2 फोर्सेस हैं उनकी टाइप क्या होनी चाहिए? उनकी टाइप सेम होनी चाहिए। अब उसकी टाइप सेम होनी चाहिए, मैं भी मानता हूं इस बात को, लेकिन सवाल को मैं क्या चाहता हूं और क्लियर होना चाहिए। कितना क्लैरिटी आनी चाहिए? अगर वो एक टाइप ग्रेविटेशनल है तो दूसरी टाइप भी नाम रखे, पूरा उसका ग्रेविटेशनल बोले। एक टाइप कांटेक्ट है तो दूसरा नाम भी हम कांटेक्ट रख देंगे। जब वो नाम ही ऐसा वेट बोलेगा जिसमें हमें इनिशियल कंफ्यूजन होगी सर ये ग्रेविटेशनल होती है, फिर अल्टीमेट होगी सर ये एक्ट तो टेबल पर हो रही है, एक्ट तो टेबल पर हो रही है, तो ये तो कांटेक्ट वाला वेट है, ये तो वेट वो है जो कांटेक्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो फिर मैं अब किधर जाऊंगा? उसको ग्रेविटेशनल के हिसाब से लगाऊं या उसको कहूं इट इज एक्टिंग ऑन द टेबल, तो व्हाट? सो इट इज दिस वेट इज एक्चुअली द कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो एक कंफ्यूजन है, ए को भी टिक मारे और डी को भी टिक मारे। यहां से आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। दैट्स इट। आप में से जो